हरियाणा की बेटी संजोली बनर्जी अब करनाल ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, पूरे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने जा रही है। इस बेटी को इस बार देश और प्रदेश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा है। यूएनओ का अवार्ड होता है, यूएनओ वॉलंटियर अवार्ड, यूएन वॉलंटियर अवार्ड इस बेटी को मिलेगा, जो यूनाइटेड नेशन और भारत सरकार का जो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा दिया जाएगा। और पूरे देश भर में 9 युवाओं को सम्मानित किया जा रहा है। और हरियाणा से संजोली पहली बेटी इसको अवार्ड दिया जा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस अवार्ड से पहले संजोली बनर्जी को इससे पहले इंग्लैंड से डायना अवार्ड, जर्मनी से यंग ग्लोबल अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा जो अवार्ड मिल रहा है वो सोशल जो लाइफ है उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए अवार्ड मिल रहा है। तो आइए हम संजोली से बात करते हैं। संजोली, आपको बहुत बहुत स्वागत है, आपको बहुत बहुत बधाई इस लगातार तीसरे अवार्ड के लिए। तो आप थोड़ा सा बताइए, आपने कहाँ से शुरुआत की थी और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? जी बिल्कुल। अब मुझे इस साल मुझे बहुत खुशी है कि मुझे वी अवार्ड्स मिल रहा है, जो कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशंस वॉलंटियर्स के साथ साथ इंडिया से मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स ये भारत से कुल 10 लोगों को ये अवार्ड देती है और 10 युवाओं को अवार्ड मिलता है जो कुछ अपने बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने समाज में एक बेहतर समाज बनाने की, निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे लिए बहुत ही एक भाग्यपूर्वक और बहुत ही खुशी की बात है, एक गर्व की बात है कि मुझे ये अवार्ड मिल रहा है, इससे सम्मानित किया जाएगा। इसकी अवार्ड सेरेमनी 3 दिसंबर को होगी और उसमें श्री किरेन रिजिजू जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं युवा मंत्रालय के, वो इसमें अवार्ड्स देते हैं। ये जो जर्नी है, जो ये पूरा मेरे मुहिम शुरू हुई वो 2004 में हुई थी, जब मैं केवल 5 साल की थी। तब पहली बार मेरे माता पिता ने मुझे एक्टिविज्म से इंट्रोड्यूस किया। फीमेल फिटिसाइड पे हमने सबसे पहले काम करना शुरू किया, कन्या भ्रूण हत्या, और वहाँ पे गांव अरनौली जगाधरी से हमारी शुरुआत हुई और आज 18 साल हो गए हैं मुझे एक्टिविज्म में। और मुझे बहुत ही खुशी है, और खुशी से ज़्यादा मुझे लगता है एक ज़रूरत है, आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम सब, प्रत्येक इंसान जो है बदलाव लाने की, चेंज मेकिंग प्रोसेस में जुड़े। और हम युवाओं पे तो और भी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए कुछ बेहतर कर सके। तो यही सोच रही है मुझे मेरी। लोग बोलते हैं कि सोशल वर्क करने से खुशी मिलती है, खुशी ज़रूर मिलती है, बट उससे ज़्यादा आई थिंक इट्स नीड ऑफ द आवर। तो ये सब समझ के आज मैं यही कहना चाहूँगी कि ये अवार्ड जो है ये केवल मेरा अवार्ड नहीं है, ये सबसे पहले मेरे माता पिता का अवार्ड है, जिन्होंने इतने साल पहले वो एक विजन रखी कि भी हमने अपने बच्चों को टीवी से और गेम से दूर रखकर हमने अपने बच्चों को एक्टिविज्म से इंट्रोड्यूस करना है। उन्होंने हमेशा कहा कि इंसानों से मिलिए, इंटरेक्शन कीजिए, और वो ही जो है असली लाइब्रेरी है, उन्हीं से सीखिए, बुक्स पढ़िए। तो इस माहौल में मेरी ग्रूमिंग हुई और मेरे माता पिता दोनों शिक्षक हैं, हमेशा से हमें सेवा की, सर्विस की वैल्यूज़ दी गई हैं। तो बहुत ही खुशी है। फिलहाल मैं और मेरी छोटी बहन अनन्या बैनर्जी जो कि अभी 18 साल की हैं, हम दोनों इकट्ठे सारथी संस्था के द्वारा कन्या भ्रूण हत्या और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, वातावरण की रक्षा, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मानसिक स्वास्थ्य और अच्छी पढ़ाई, सुशिक्षा की तरफ काम कर रहे हैं। हमारे 5 प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत गर्व की बात है कि इस समय हमारे साथ 200 से ज़्यादा युवा जुड़े हैं इस मुहिम में। और ये अवार्ड मैं उन सबको डेडिकेट करूंगी जिन्होंने आज तक किसी भी तरीके से चेंज मेकिंग प्रोसेस में वो जुड़े हैं। तो आप ये अवार्ड मिलने का श्रेय आप किसको देते हैं, सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देते हैं, जहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला इस काम करने की? जी जैसे मैंने मेंशन किया कि मेरे माता पिता ने सबसे पहले मुझे इससे इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने ही ये सोच थी।
उन्होंने ही मोटिवेशन दी। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही थी तो 3 साल की पढ़ाई करने के बाद मुझे लगा मेरे को अपने देश वापस आना है, मुझे वहाँ नहीं रुकना, मुझे अपने देश आकर कुछ काम करना है। तो उन्होंने एक बार भी मुझे ये नहीं बोला कि नहीं तुम वहाँ हो, वहाँ कमाओ, वहाँ सेटल हो, PR लो, इंडिया आने की ज़रूरत नहीं है, इतना पैसा लगा कर वहाँ पे तुम्हें पढ़ाया है। उन्होंने कभी मुझसे रिटर्न्स नहीं मांगे, कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया। तो इस केस में मुझे लगता है मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ। अभी भी मैंने फिलहाल मैं मास्टर्स कर रही थी और मैंने वहाँ से ड्रॉप आउट करा है, मैंने अपनी मास्टर्स छोड़ दी कि मैं पूरा समय अपने पूर्ण रूप से समाज की सेवा में समर्पित हो सकूं। तो उसमें भी उन्होंने मेरे को मना नहीं किया। नहीं तो कितनी बार अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा मास्टर्स के आप फाइनल ईयर में छोड़ रहे हो तो आगे जॉब का क्या होगा, लाइफ का क्या होगा, हमारे बुढ़ापे का क्या होगा। उन्होंने कभी भी मुझसे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन और सपोर्ट डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स हैं। उसके बाद मेरे सुशिक्षा के स्टूडेंट्स हैं जो हर वीक इतनी खुशी से आते हैं, इतनी मुश्किल सर्कमस्टांसेस से वो लोग आते हैं, मगर वो एनर्जी, वो स्माइल, वो हमेशा बहुत इंकरेजिंग होता है। और बहुत सारे यंग चेंज मेकर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मुझे इंस्पायर करते हैं। उनका काम देख के मुझे लगता है कि नहीं, मुझे हार नहीं माननी, मुझे अभी नहीं रुकना, बहुत आगे जाना है। तो बहुत सारे इंस्पिरेशन है डे टू डे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं अपने आप को मोटिवेटेड रखती हूँ अच्छी बुक्स पढ़ के, अच्छी वीडियोस देखकर। तो ये एक कलेक्टिव प्रोसेस है। और मैं आपने जो सामाजिक परिवेश ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जी, हरियाणा में भी देखा, आपके देश में भी देखा जी, तो क्या परिवर्तन, आप क्या अंतर मानते हैं दोनों परिवेश में, दोनों एटमॉस्फेयर में? जी, दोनों देश, मैं ऑस्ट्रेलिया में रही हूँ, मैं इंग्लैंड में थोड़ा समय रही, मैं इंडिया में तो पली बड़ी हूँ। तो सारे देश अपनी जगह यूनिक हैं, सारे सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। कंपैरिजन करना, तुलना करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अपनी तरह की चुनौतियां हैं। वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस है, वहाँ पे मेंटल हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ होमलेसनेस बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से इंग्लैंड में कहीं ना कहीं रेसिज्म है, भारत में अपनी हमारी चुनौतियां हैं। तो हर देश कहीं ना कहीं, कोई भी देश परफेक्ट नहीं है और हर देश चुनौतियों से लड़ रहा है। बट एक कॉमन चीज जो मैंने देखी है वो ये कि युवा जो है वो उतना ही जागरूक है और बहुत फोर फ्रंट्स पर है कि चेंज मेकिंग लाई जाए। तो एंथुजियाज्म जो है वो मैं देख रही हूँ कि हर जगह कॉमन है और बहुत खुशी होती है देखकर। और मैं चाहूंगी कि और लोग जो है इस प्रोसेस से जुड़े। जो ये अवार्ड है, वी अवार्ड्स, इसका मेन मिशन ही यही है कि वॉलंटियरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, स्वयं सेवा को, जहाँ पे आप किसी भी तरह के रिवॉर्ड्स की एक्सपेक्टेशन ना रखें, आप जो है अपनी खुशी से स्वयं सेवा करें और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो ये वी अवार्ड्स है इसीलिए। और आई होप कि और लोग इससे प्रभावित होंगे और लोग इससे प्रेरित होंगे और वो भी वॉलंटियरिंग करने में जुड़ेंगे। अंतिम प्रश्न था कि सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में आपने किस विषय को चुना है, इस पर आगे भी काम करना चाहते हैं, आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो कौन सा विषय ऐसा है जिसको आप सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण मानते हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, जो समाज में परिवर्तन ला सकता है? जी, फिलहाल जैसे मैंने मेंशन किया, हम कन्या भ्रूण हत्या पे, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन पे, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ होलिस्टिक एजुकेशन देना, जिसमें कि हम स्कूल के अलावा जैसे पब्लिक स्पीकिंग है, उनकी पर्सनालिटी पे काम करना है, सेल्फ डिफेंस है, सोशल अवेयरनेस है, जागरूकता है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम करना। अभी हम अगले महीने प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हम 7,000 से ज़्यादा सैनिटरी पैड्स करनाल के स्कूल्स में बांटने वाले हैं। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है हमारे देश के लिए। फिलहाल ही रिपोर्ट आई थी, मैंने आपके पिछली कवरेज में शेयर किया था कि कैसे फिलहाल 6 करोड़ लोग से ज़्यादा जो है भारत में वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। तो ये हर प्रॉब्लम ही मुझे लगता है बहुत बड़ी है और ये सब कनेक्टेड है। देखिए, जब समाज में कोई इम्बैलेंस है वो हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगा, मेंटल हेल्थ से आगे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इफेक्ट होगी। तो इट्स अ विशियस सर्कल। तो हम कहीं से भी शुरू करें, हमें सब पे काम करने की ज़रूरत है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं आगे पॉलिसी मेकिंग में जाना चाहती हूँ। फिर आगे मैं पढ़ाई करके अपनी मास्टर्स की डिग्री करके मैं संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करना चाहती हूँ। मैं यूनिसेफ के साथ खासकर बच्चों के वेलफेयर पे काम करना चाहती हूँ। और अगर बात की जाए कि इस समय सबसे बड़ी चुनौती क्या है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दूरदर्शिता ना होना वो सबसे बड़ी हमारी समय की चुनौती है। जब मैं कहती हूँ कि दूरदर्शिता नहीं है, मतलब
हम फार साइटेड नहीं है, हम आज का सोचते हैं। हम आज की हमें गर्मी लगी, हमने एसी खरीद लिया। आज हमें शो ऑफ करना है, हमने नए से नए कपड़े, ब्रांड्स की चीज़ें, सामान इकट्ठा कर रहे हैं। हमें आज कोई दिक्कत हुई, हमने गाड़ी खरीद ली। क्या हमने ये सोचा कि 10 साल बाद या 20 साल बाद इसका क्या जो है प्रभाव होने वाला है? क्या हमने ये सोचा कि आज हम इतना पानी जो है यूज़ कर रहे हैं, इतना प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, इतना गार्बेज क्रिएट कर रहे हैं, सब क्राइसिस बनता जा रहा है। हमारे पास आज महंगे से महंगा फ़ोन, आज आईफोन 12 आया, हमें वो लेना है, कल आईफोन 15 आएगा, वो चाहिए। जो ये वेस्ट है वो कहाँ जाएगा? समुद्र के नीचे जाएगा। इसका सोल्यूशन है कि कैसे इसको प्रोसेस करना है? नहीं, हमारे पास अभी साइंटिफिक सोल्यूशंस नहीं है, मगर चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों है? इसका बेसिक रीज़न जो मुझे जितना समझ आया वो ये है कि हम दूरदर्शी नहीं हैं, हम बहुत आज का सोचते हैं और इमीडिएट का सोचते हैं। तो आई होप कि हम ये लोग ये बात समझ पाएँ और इस पे अंदर थोड़ा सा झांक के इंट्रोस्पेक्ट करें और देखें कि भी जो हमारे पुराने ज़माने के नेता होते थे, लीडर्स जो होते थे, जिन्होंने हमें ये सोच दी, स्वामी विवेकानंद जैसे सिंपल लिविंग की बात करते थे, तो आज वापस वहीं आने की ज़रूरत है, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग पे। और आई होप दिस विल मेक अ चेंज। सबसे बड़ी बात है कि आप पिछले दिनों में आंकड़े आए थे कि 50 लाख लोगों ने, 50 लाख युवाओं ने जी बाहर जाने के लिए आवेदन किया वीजा के लिए। जी। और कनाडा के लिए भी 15 लाख लोगों ने आवेदन किया। तो लगातार बढ़ती जा रही संख्या विदेशों में जाने की। जी। और जो विदेशों की तरफ भाग रहे हैं, अपने देश से शिक्षा लेते हैं, अपने देश से सब कुछ मतलब यहाँ पलते बढ़ते हैं, वो विदेश चले जाते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए? जी ये काफ़ी मुश्किल वो है इस पे कुछ बोलना, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। हम सारे देश आपस में आइडियाज़, कल्चर्स, अपनी सोच, सब कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं। बाहर की कंपनीज इंडिया आके सेटअप कर रही हैं, इंडिया के लोग बाहर जा रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में ये तो होना ही है, इसको हम टाल नहीं सकते। मगर जब हम बाहर जा रहे हैं, हम एक अगर जिम्मेदारी समझ कर जाएं कि हम बाहर जा रहे हैं, अच्छी शिक्षा लेकर वापस आएंगे देश में, या हम वहाँ हैं तो हम भारत के प्रतिनिधित्व हैं। मैंने 3 साल जितने बाहर लगाए, तो मैंने अपने आप को हमेशा ये समझा कि जो मैं आज जैसा व्यवहार का मैं दूसरों के साथ करूंगी, जो मैं ऑस्ट्रेलिया में जैसे प्रेजेंट करूंगी अपने आप को, उनको लगेगा अच्छा इंडियंस ऐसे ही होते हैं। वो ये नहीं सोचेंगे ये संजोली है, वो ये सोचेंगे एक इंडियन है। तो जब हम एज इंडियंस हम बाहर हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि हम कैसे हमने बिहेव करना है, कैसे हमने इंडिया को गिव बैक करना है। और आज के इस ज़माने में मुझे लगता है आप कहीं भी हैं, आप अपने देश के लिए सेवा कर सकते हैं। आप किसी भी देश विदेश से बैठकर आप वोट फिर भी डाल सकते हैं, आप अपनी जिम्मेवारी फिर भी निभा सकते हैं। आप चैरिटी करके, डोनेशंस करके जो आप डॉलर्स में कमा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं हमने देखा किसान आंदोलन में देखा है, जब हमारे यहाँ देश में फ्लड्स आए थे तब देखा है कितनी फॉरेन से हमारे इंडियंस कितना सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही आप अगर वहाँ की पॉलिटिक्स में कहीं भी हैं, आप इंडिया का नाम तो ज़रूर रोशन कर सकते हैं। तो जो पर्सनल चॉइस है कि आप बाहर पढ़ें या भारत में रहें, बट जहाँ रहें आप भारत की स्पिरिट को ख़त्म ना होने दें। यू आर एन इंडियन एंड वी आर प्राउड इंडियंस। तो मुझे एटलीस्ट बहुत खुशी है। तो लेट्स कीप दैट स्पिरिट अलाइव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।